सो इन कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 4 वेक्टर्स, आज हम टॉपिक ले रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट इज़ अ वेक्टर, यानी सबसे पहले हम ये कहेंगे जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो क्या होगा, वेक्टर होगा। whose magnitude is equal to the product of the magnitude of two vectors and sine of the angle between them, and the direction is perpendicular to the plane of the two vector given by the right hand screw rule। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम a और b दो वेक्टर्स लें और उन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें तो जो रिजल्टेंट हमें मिला, यानी जो प्रोडक्ट हमें मिला वो क्या होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। पहली बात तो ये। दूसरा वो कहता है कि किसका प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। तो अब हम पहले इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं, वो क्या है, ए एंड बी, वो हमने मैग्नीट्यूड ले लिया। एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो अब हमने साइन थीटा लेना है। वो एंगल, ये थीटा क्या है, ये थीटा वो एंगल है जो ए और बी के बीच में बन रहा है। एंड द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर। और इस वक्त यहाँ एन कैप क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। और यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, वो डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर रिप्रेजेंट करता है और उसका मैग्नीट्यूड होता है यूनिटी। तो यहाँ ये एन कैप सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट से हमें जो वैल्यू मिली वो वैल्यू एक्चुअली क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है। यहाँ ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड एंड एन कैप इज द डायरेक्शन। अब क्योंकि डायरेक्शन है सो वी शुड ऑल्सो नो कि डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए रूल कौन सा लगेगा। तो इन्होंने बोला दैट शुड बी अ राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड दो रूल होते हैं, दो रूल में से एक रूल आता है राइट हैंड स्क्रू रूल और दूसरा होता है राइट हैंड थंब रूल। हम इन दोनों को एज विद द हेल्प ऑफ अ मॉडल मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। और ये यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है, उस फिगर में मैंने मान लिया कि एक वेक्टर ए इस तरफ था और वेक्टर बी जो है वो आपका इस तरफ है। तो अगर आप ए क्रॉस बी ले रहे हो, यानी ए से बी की तरफ आप कर्ल ऑफ द फिंगर्स जो है आप अपना ए से बी की तरफ लेकर जाएंगे, तो जो थर्ड वेक्टर मिलेगा, यानी कि जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा थर्ड वेक्टर जो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, यानी परपेंडिकुलर होगा वो ए और बी दोनों के। तो ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा ये थर्ड वेक्टर वी सी, और इसको मैंने सी कह दिया, यानी कि मैं यहाँ पर ये भी लिख सकती हूँ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू अ थर्ड वेक्टर विच इज सी वेक्टर। लेकिन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी साइन थीटा, और सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, एन कैप, जो कि एन कैप ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है। अब इसी चीज़ को हम मॉडल से देखते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रॉ की हेल्प से एक मॉडल बनाया जिसको मैं एग्जैक्टली अगर इस पोजीशन पे रख दूँ तो ये पॉइंट करेगा वेक्टर ए और ये पॉइंट कर रहा है वेक्टर बी, और सी जो है वो एक नॉर्मल वेक्टर है जो इस मैच स्टिक से रिप्रेजेंट हो रहा है, वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। आप इसको मैं थोड़ा टिल्ट करके दिखाती हूँ, ये इस तरीके का बना हुआ है। यानी कि अगर आप देखें तो एंगल बिटवीन दिस थर्ड कंपोनेंट, यानी सी वेक्टर का एंगल विद दिस बी 90 डिग्री, सी वेक्टर का एंगल विद दिस ए इज ऑल्सो 90 डिग्री। नाउ हाउ दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। अब ये सी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बता रहा है वो देख लेते हैं हम। हमें इस फिगर में बोला गया कि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए ए को हमें बी की तरफ मूव करना पड़ेगा, लेकिन यही चीज़ हम ग्रिप रूल से कैसे दिखाएंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं राइट हैंड थंब रूल, या इसको हम बोल देते हैं ग्रिप रूल। तो मैं क्या करती हूँ, अपने हाथों का जो कर्ल है वो इस तरीके से रख लेते हैं और थंब देखते हैं, और हम कर्ल कैसे बेंड करेंगे, टुवार्ड्स दी डायरेक्शन ऑफ द एंगल कर्ल। तो जहाँ आपका एंगल बेंड हो रहा था, एंगल कहाँ बेंड हो रहा है, यहाँ से यहाँ की तरफ, तो आपने फिंगर को भी उसी डायरेक्शन में कर्ल किया और आपने नोटिस किया कि आपका थंब उस वक्त कहाँ पॉइंट करता है, ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ जो थंब पॉइंट कर रहा था वो एक्चुअली आपका ये स्ट्रॉ वाला जो कंपोनेंट था, यानी कि स्ट्रॉ वाला जो वेक्टर था सी वेक्टर, ये उसको पॉइंट कर रहा है। अब आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त तो आपको लग रहा है ये 90 डिग्री एंगल है, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि वेक्टर ए और बी के बीच में हमेशा 90 बने, वो कोई भी एंगल हो सकता है। मगर ये रूल है कि जो सी वेक्टर है वो ए के साथ और वो बी के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। और ये हम रूल जो लगाते हैं ये राइट हैंड रूल होता है, इसलिए हम इसे राइट हैंड थंब रूल भी बोल देते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल भी बोल देते हैं। दूसरा रूल देखते हैं, स्क्रू रूल। इसके लिए मैंने ये दूसरा प्रॉप यूज़ किया था। तो यहाँ मैंने क्या किया है, एक स्क्रू जो है वो ऑलरेडी किसी छोटे से पार्ट पड़ा हुआ था कंप्यूटर का, उसके अंदर मैंने इसे फिट कर दिया। ये बच्चे का टॉय था उसका पार्ट था। तो यहाँ पर ये स्क्रू है, अगर इस स्क्रू को हम निकालना चाहते हैं और अगर हम इसे इंसर्ट करना चाहते हैं तो दोनों तरफ हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये खोलना है तो मुझे इसे ऐसे घुमाना होगा। सो हम देखते हैं कि क्या ये घूमता है। तो मैंने इसे इस तरीके से रोटेट कर दिया है
और 2 बार रोटेट करते हैं एंड द स्क्रू विल बी आउट। तो ये स्क्रू बाहर निकल गया। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या किया था मैंने, डायरेक्शन जो थी मेरी अपोजिट थी, यानी डायरेक्शन मैंने ऐसे रोटेट हो रही थी ऐसे। अब मुझे अगर ये इंसर्ट करना है तो वापस मुझे इसकी डायरेक्शन को चेंज करना होगा। देखिए मेरे हाथ की जो डायरेक्शन है ये हो गई है, ये हो गई। तो अब की बार मैं ऐसे रोटेट कर रही हूँ, जबकि खोलने के लिए हम ऐसे आ रहे थे, तो रोटेशन ऐसे हो गया था। खोलने का रोटेशन ऐसे और बंद करने का रोटेशन ऐसे। तो आप जब खोल रहे हैं तो यानी कि ये निडल जो थी, ये स्क्रू बाहर निकल आया तो फोर्स कहाँ लगी, ऊपर की तरफ। तो वही यहाँ हो रहा है। यहाँ पर जब आप इधर से इधर आए, यानी कि आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो फोर्स लगी ऊपर की तरफ। और अगर आपका मोशन जो था यानी रोटेशन जो थी वो क्लॉकवाइज हो गई, तो फिर फोर्स लगी डाउनवर्ड। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, उनकी दोनों की डायरेक्शन प्रोडिक्ट करने में यही दोनों रूल हमारे हेल्प करते हैं। वन इज़ राइट हैंड स्क्रू रूल, अनदर वन इज़ राइट हैंड थंब रूल। आगे कंटिन्यू करते हैं थ्योरी पार्ट। यहाँ से हमने ये भी कंक्लूड किया कि अगर डायरेक्शन ऑफ एंगल चेंज होता है तो आपका ये सी का जो डायरेक्शन है वो भी बदल जाता है। यानी कि अगर आप लिख रहे हैं ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब पहले वेक्टर से आप दूसरे वेक्टर की तरफ जा रहे हो और डायरेक्शन हो गई ऊपर की तरफ। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं बी क्रॉस ए, तो फिर डायरेक्शन हो गई सेकंड वेक्टर से पहले वेक्टर की तरफ, डायरेक्शन बदल गई। और उस केस में आपका जो डायग्राम हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी बी वेक्टर यहाँ था, ए वेक्टर यहाँ था, और अब जो कंपोनेंट आपको मिलेगा वो नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए होगा। अब नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए, जो स्क्रू रूल से भी और थंब रूल से भी हमने दोनों में देखा, तो इसका मतलब बी क्रॉस ए क्रॉस बी के बराबर नहीं है, बल्कि वो क्या है, अपोजिट हैं एक दूसरे के, उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए अगर ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस बी से इक्वेट करते हैं तो हमें माइनस सिंबल लगाना पड़ेगा। और ये माइनस सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी या रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस बी, रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज अपोजिट टू द रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए। तो ये माइनस सिंबल यहाँ आपको अपोजिट डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं कि वेक्टर लॉ जो है, वेक्टर प्रोडक्ट जो है, वो हमें और क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो यहाँ मैंने वेक्टर प्रोडक्ट निकालने की कोशिश की है और उसको हम रिलेट करेंगे विद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो 2 वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में ए और एक वेक्टर जो है आपका वो है इस डायरेक्शन में बी। लेकिन जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, सो ए वेक्टर इज दिस एंड क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। और अगर आप मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करें तो ए क्रॉस बी, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ए क्रॉस बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, वो फॉर्मूला होगा ए बी साइन ऑफ थीटा। क्योंकि एन कैप अगर हम लिखते तो एन कैप तो सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो सिर्फ ये है। लेकिन उसी मैग्नीट्यूड पार्ट को हम इस डायग्राम से कैसे निकालें, तो बी वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं 2 कॉम्पोनेंट में। एक कॉम्पोनेंट इधर बनेगा जिसे हम बोलेंगे बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं बी साइन ऑफ थीटा। सो 2 कंपोनेंट आपके पास आ गए, लेकिन यहाँ तो प्रोडक्ट कहता है एक तो ए होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा को अगर ब्रैकेट में रख लें तो ए तो हो गया आपका लेंथ ओ पी विच इज़ दिस साइड, एंड जो बी साइन थीटा कंपोनेंट था वो हो गया क्यू एन विच इज़ दिस वन। सो ओ पी इंटू क्यू एन यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये तो बन जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी कि जो मैग्नीट्यूड था प्रोडक्ट का, वेक्टर प्रोडक्ट का, वो एक्चुअली क्या है, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। या अगर मुझे इसे ट्राइंगल से कंपेयर करना हो तो मुझे इसका हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एरिया पैरेललोग्राम का तो फुल एरिया होगा, लेकिन अगर ट्राइंगल का हम लेते हैं तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, यानी हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। जो ए क्रॉस बी था प्रोडक्ट था, उसका मैग्नीट्यूड का अगर हम आधा कर दें देन यू विल गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। या फिर ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, दैट इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो वही कॉन्सेप्ट है, अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। सो वही हमने रिलेशन यहाँ पे निकाला। तो हमें 2 चीज़ें पता चल गई कि अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो आपको सिर्फ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, और अगर आपको बोला जाए ट्राइंगल का एरिया निकालिए तो आपको हाफ ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट का हम एग्जाम्पल लें। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है टॉर्क। टॉर्क आपके लिए न्यू टर्म है, आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, बट टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं टॉ से। सिंबल इसका टॉ होता है और टॉ को कहते हैं हम आर क्रॉस एफ।
यहाँ पे R पोजीशन वेक्टर है, F फोर्स है और क्रॉस क्या डिफाइन कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो अभी आपने वेक्टर प्रोडक्ट लिखा है उसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। यानी इससे पहले जब हमने कहा था कि दोनों के बीच में हम स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम उसे सिंबलाइज कर रहे थे विद द डॉट, और अब हम इसे सिंबलाइज कर रहे हैं विद क्रॉस। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है A क्रॉस B की टर्म्स में हमने शो किया है उसको, और ये यहाँ पर बताना चाहिए था पहले ही, आई मिस्ड दिस पार्ट हेयर। सो यहाँ ये जो A क्रॉस भी लिखा है इंस्टेड ऑफ, जैसे पिछले डॉट प्रोडक्ट में मैंने A डॉट भी लिखा था तो वो क्या प्रोडक्ट था, स्केलर, जबकि यहाँ पे A क्रॉस भी लिखा है तो यहाँ क्रॉस क्या शो कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट को आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो सेम ऐसे ही टॉर्क में भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया। आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में। तो अभी तो हम सिर्फ इतना समझ लें कि R एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और F जो है आपके पास फोर्स है, और इन दोनों का, ये दोनों कैसी क्वांटिटी, वेक्टर है, लेकिन इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको एक टॉर्क मिलता है, और ये टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं ये प्रोडक्ट कैसा है, ये स्केलर प्रोडक्ट नहीं है, ये कैसा है, वेक्टर प्रोडक्ट है, या फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट है। सेम ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को मैं L से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, और एंगुलर मोमेंटम इज गिवन एज R क्रॉस P। P आपका लीनियर मोमेंटम होता है, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन में P मोमेंटम है, और R जो है वही डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो है वो आपको क्रॉस प्रोडक्ट दे रहा है, और क्रॉस प्रोडक्ट भी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो ये हो गई आपके पास इसकी सारी इन्फॉर्मेशन। आप देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। जो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल अपोजिट होती हैं। तो सबसे पहले तो हमने पहले ही वहाँ एक्सप्लेन किया था जब हमने डायरेक्शंस की बात की थी कि इट इज़ एन एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव क्यों? क्योंकि A क्रॉस B जो है वो आपका माइनस B क्रॉस A होता है, जबकि हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि हम उसको एक A डॉट भी लें या फिर B डॉट लें, A लें, दोनों ही सेम होते थे, तो उसे हम बोल रहे थे कम्यूटेटिव। बट क्योंकि यहाँ पर माइनस डायरेक्शन आ गई तो इसलिए हमने इसे बोल दिया एंटी कम्यूटेटिव। दूसरा देखते हैं, अगर आपके पास A क्रॉस ले रहे हो और आप B प्लस C के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी उस केस में क्या हो जाएगा, A क्रॉस B आ जाएगा और A क्रॉस C आ जाएगा, यानी दोनों B और C के पास ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर आपने वेक्टर प्रोडक्ट लेना है ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का, यानी इस केस में हम थीटा को क्या कह दें, या तो 0 है या 180 है। तो अगर थीटा आपका 0 हो या थीटा आपका 180 हो तो फिर A क्रॉस B, जिसका फॉर्मूला होता था A B साइन थीटा, और थीटा हम बोल रहे हैं या तो 0 है या 180 है, उन दोनों ही केसेस में ये क्या हो जाएगा, 0 ले लेती हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, वो क्या मिलेगा आपको, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको नल वेक्टर मिलेगा, यानी कि जो वेक्टर मिला, जो प्रोडक्ट मिला वो 0 की फॉर्म में मिला, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है। प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद इटसेल्फ, तो अगर आप वेक्टर का प्रोडक्ट खुद उसी के साथ ले रहे हो, आपको याद हो जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था तो A डॉट A मिलकर A स्क्वायर बन गया था, लेकिन A का वेक्टर का प्रोडक्ट आप खुद उसी के साथ लेंगे तो आपको मिलेगा A का मॉड, दूसरे A का मॉड और साइन। उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है, सेम डायरेक्शन है, तो उन दोनों के बीच का एंगल 0, और इसीलिए आपको यहाँ प्रोडक्ट भी मिल गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। फॉर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। अब मान लीजिए आपने दो वेक्टर्स ले लिए A और B, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में, 90 डिग्री, एंड उनका प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसका मॉड A, इसका मॉड B, और साइन ऑफ 90, और साइन 90 हो गया 1, तो आपके पास बचेगा सिर्फ AB। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट का वेक्टर जहाँ पर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा विच इज़ AB। अब इनकी यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो अगर I वेक्टर को खुद I वेक्टर से ही आप, यानी यूनिट वेक्टर से आप प्रोडक्ट लेंगे तो व्हाट यू विल गेट 0। क्यों? जैसे यहाँ पर A वेक्टर का A के साथ आपने प्रोडक्ट लिया और उन दोनों के बीच में एंगल कितना था, 0, तो 0 मिला। सेम यहाँ पर यूनिट वेक्टर I कैप, वो भी x को पॉइंट कर रहा है, दूसरा I कैप वो भी x को पॉइंट कर, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो साइन एंगल हो गया 0। सेम ऐसे ही J क्रॉस J भी 0 और K क्रॉस K भी 0। लेकिन I क्रॉस J क्या मिला, I क्रॉस J मिला आपको K। फिर से वो मॉडल एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये मॉडल दोबारा मैंने ले लिया है। तो अगर आपके पास ये तीनों क्या हैं, इस वक्त मेरे ये तीनों परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं, और आप इसको x, इसको y और इसको z कंसीडर कर सकते हैं। तो x और y के बीच में एंगल कितना है, 90, लेकिन अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हो तो थर्ड कॉम्पोनेंट मिलेगा।
अगर वेक्टर प्रोडक्ट आपने इसके और इसके बीच में लिया है तो फिर ये कंपोनेंट मिलेगा। अगर आप इसके और इसके बीच में ले रहे हो तो आपको ये इधर वाला कंपोनेंट मिल जाएगा। तो यानी कि तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की वजह से आपको रिजल्टेंट इस तरीके से देंगे। ये अगर आपका आई है, ये जे है, ये के है, तो आई और जे का प्रोडक्ट लेते हैं तो के मिलेगा, जे और के का प्रोडक्ट लेते हैं तो आई मिलेगा साइक्लिक ऑर्डर में। यानी मैं इसको इससे प्रोडक्ट करा दिया तो ये मिला, जे को के से प्रोडक्ट कराया तो फिर आपको आई मिला, और के को आई से प्रोडक्ट कराया तो आपको जे मिल गया। तो यहाँ पर आपको जे मिल गई, ये ऑल इन साइक्लिक ऑर्डर। लेकिन अगर हम रिवर्स कर दें तो, यानी जे क्रॉस आई कर दें तो, जैसे हमने यहाँ कहा था कि अगर ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए करते हैं तो माइनस आ जाता है, तो सेम ऐसे ही अगर आप आई क्रॉस जे को जे क्रॉस आई कर देंगे तो यहाँ आपको माइनस के कैप मिलेगा। सेम ऐसे ही यहाँ माइनस आई कैप मिल जाएगा एंड माइनस जे कैप मिल जाएगा। ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं। नाउ विल सी अबाउट द साइन ऑफ एंगल। लेट अस सी कि अगर हमें साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालना हो तो क्या हमें लेना पड़ेगा। तो जैसे हम पहले ले रहे थे कि कॉस थीटा को इधर रख लिया, बाकी दोनों कंपोनेंट्स को हम इधर ले गए, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर मैं डिफाइन कर दूं यहाँ पर, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के लिए हम लिखते थे ए मॉड बी मॉड, मॉड की फॉर्म में लिखो या वेक्टर ना लगाओ, इट्स द सेम थिंग। तो साइन ऑफ थीटा, लेकिन वो मांग रहा है उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि एन कैप लेंगे तो वो डायरेक्शन भी देगा, हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए। साइन एंगल जो है वो खुद डायरेक्शन डिफाइन करता है। तो यहाँ थीटा की हमें डायरेक्शन कंपोनेंट नहीं चाहिए, जो रिजल्टेंट वेक्टर था उसका डायरेक्शन कंपोनेंट नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम उसको साइन थीटा को एज इट इज लेंगे, लेकिन इसे हम मॉड ले लेते हैं। तो हमने ये वाला जो मैग्नीट्यूड्स थे ये हम डिनोमिनेटर में ले आए और आपके पास न्यू एक्सप्रेशन बन गई ना। उसी तरीके से अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो, जैसे पिछले केस में हमें साइन थीटा निकालना तो हमने यूनिट वेक्टर को हटा दिया, हमने मैग्नीट्यूड लिया। लेकिन अब हमें यूनिट वेक्टर ही निकालना है, और वो भी यूनिट वेक्टर कैसा, जो कि परपेंडिकुलर हो टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स। तो यानी कि हमें इस डायरेक्शन में, जो हम फिर से फिगर देखते हैं, हमें इस सी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। तो यानी हम क्या करें, एन कैप क्या हो जाएगा, वो ए क्रॉस बी वो वेक्टर खुद डिवाइडेड बाय उन्हीं वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। सी अगेन दिस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा, इसको क्या बोल रहे थे हम, मैग्नीट्यूड बोल रहे थे। तो यानी कि अगर इसी वेक्टर को मैं चेंज करूं तो मैं यहाँ ए क्रॉस बी का मॉड जो है वो लिख सकती हूँ, और ये एन कैप को एन कैप एज इट इज़। और एन कैप क्योंकि निकालना है तो इस मॉड को नीचे ले जाइए। तो ये क्या है, ये ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड पार्ट है, और उसी मैग्नीट्यूड पार्ट को हम ए क्रॉस बी का मॉड की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ए बी साइन थीटा नहीं लिखा क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ ए और बी गिवन हो, आपको थीटा गिवन ना हो। इन केस आपको गिवन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें ए और बी ही गिवन होता है। आगे बात करते हैं, अगर हमें प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो क्या तरीका होगा। तो मान लीजिए ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, उसके एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट्स आपको गिवन है, इधर बी के कंपोनेंट्स गिवन है। तो आप यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। और हम क्या करते हैं, आई जे के डिटर्मिनेंट को डिफाइन करने का तरीका यही होता है। तो जो एक्स वाले कंपोनेंट, आई वाला कंपोनेंट आई के नीचे, जे वाला कंपोनेंट जे के नीचे, के वाला कंपोनेंट के नीचे। और ये भी कि अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए के कंपोनेंट पहले आएंगे, बी के कंपोनेंट बाद में। तो यहाँ पे मैं ए क्रॉस बी ले रही हूँ, तो ए एक्स यहाँ, ए वाई यहाँ, ए जेड यहाँ, बी एक्स यहाँ, बी वाई इधर और बी जेड ये। अब इसका रूल क्या है, रूल ये होता है कि अगर आपको ये वाला आई के लिए कंपोनेंट निकालने हैं तो आप इसके नीचे वाले फैक्टर्स को एलिमिनेट कर दीजिए, यानी कि इसको आप कंसीडर ना करें। तो अब आपके पास ये बच गए बाकी चार वैल्यू, और आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ऐसे और ऐसे, और वो जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ लिखेंगे। तो मैं आई कैलकुलेट कर रही हूँ, तो आई कीप आई एज इट इज़, ए वाई बी जेड, इसको इससे प्रोडक्ट कर दिया माइनस बी वाई ए जेड, तो बी वाई ए जेड। नेक्स्ट का हम माइनस जे लेते हैं, और हम फिर से वही ऑर्डर लेंगे, लेकिन आपकी बार जे के नीचे वाली टर्म्स गायब करनी है। तो अगर ये टर्म गायब हो गई तो इसका प्रोडक्ट आपकी बार बी जेड से आएगा, तो आएगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, यानी कि बी एक्स और ए जेड का प्रोडक्ट ले लिया। अब हम ले रहे हैं के का, तो के का प्रोडक्ट लेंगे तो के नीचे वाले कंपोनेंट्स गायब कीजिए, और अब की बार ये क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो ये
फॉर्मूला है, मेथड है, और ये मैथमेटिकल रिलेशन, इसमें फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं है। सिंपल हमने डिटर्मिनेंट मेथड लगाया है और डिटर्मिनेंट को इस फॉर्म में लिखा जाता है। इसे सॉल्व करने का तरीका ये है। वन मोर थिंग, बहुत सारी बुक्स में यहाँ पॉजिटिव सिंबल मिलेगा, लेकिन जब पॉजिटिव सिंबल आप यहाँ लगाते हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाती हैं, और उसे याद करना सिर्फ इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि आप हर बार पहले फैक्टर को, ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली से प्रोडक्ट करके दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तो यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर आपको इस वाले प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, एंड देन उसमें से ये माइनस होगा, ये प्रोडक्ट माइनस होगा। तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ बाहर ब्रैकेट के बाहर आपने प्लस माइनस एंड प्लस ले लिया है, और अंदर आप हर बार सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, यानी कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉर्नर को राइट हैंड से मल्टीप्लाई कर दे बॉटम से, एंड देन जो अपोजिट वाली साइड्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट करके। तो ये एक ऑर्डर है, आप इसे इस फॉर्मूले में याद रखें, दैट विल बी हेल्पफुल। और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सो सपोज़ आपने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आपका जो रिजल्टेंट आया वो वेक्टर था सी वेक्टर, और सी वेक्टर यूजिंग दिस इक्वेशन आप उसको कह सकते हैं सी एक्स आई कैप माइनस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। ये आपके 3 वेक्टर्स आ गए। तो मैंने इस आई के साथ वाले फैक्टर को मैंने सी एक्स कह दिया, इसके दूसरे वाले फैक्टर को मैंने सी वाई कह दिया, और अगले फैक्टर को मैंने सी क्या कह दिया। और अगर आपका रिजल्टेंट इस फॉर्म में आ जाए या जो भी फॉर्म में आए, और आप उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, यानी कि सी वेक्टर का मुझे मॉड चाहिए, जिसको आप इसके अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं ए क्रॉस बी का मुझे मॉड चाहिए। तो मॉड का तरीका क्या होता था, इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर आप ऐड कर दें, यानी सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। सिंपल इज़ दैट कि हमें उनके स्क्वायर्स को ऐड करना है। सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया है। इन दिस क्वेश्चन वी आर सपोज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता था हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता था ए क्रॉस बी का मॉड। सिर्फ हाफ ले लेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, और ये फॉर्मूले अभी अभी हमने सीखे थे। और अब पहला काम हमारा हो गया कि हमें ए क्रॉस बी निकालना है, और ए क्रॉस बी निकालने का अभी अभी हमने डिटर्मिनेंट का मेथड सीखा, जिसमें हमें क्या कंपोनेंट चाहिए, आई जे और के चाहिए। अब यहाँ आई के लिए 3, क्योंकि पहला फैक्टर क्या है, ए है, वेक्टर 4 और के कुछ है ही नहीं, तो उसे 0 ले लीजिए। सो -3 7 एंड अगेन 0, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो आई आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जब आई इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे तो भी 0, यानी कि आप आई के नीचे वाले फैक्टर ख़त्म कीजिए, और 4 को 0 से करेंगे तो 0, 7 को 0 से करेंगे तो 0, देन -j और उसके साथ जो फैक्टर है इसको एलिमिनेट करते हैं, इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे तो 0, तो j भी 0। तो आपके पास बचा सिर्फ प्लस के वाला। तो प्लस में हमने के लिया, अब के नीचे वाले एलिमिनेट करते हैं, और 3 को 7 से प्रोडक्ट किया हमने 21 प्लस 12। सो ये आपके पास आया था विच गिव्स यू 33k। पर आपको तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था 33 का आप स्क्वायर ले लीजिए, यानी कि ए क्रॉस बी का आपको जो मॉड चाहिए, हमें तो पहले हमने डिटर्मिनेंट निकाला, सॉरी ये अभी हम पहले डिटर्मिनेंट निकाला है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, और उस क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड लेते हैं। तो मॉड लेंगे तो इसका स्क्वायर जो कि 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, अब इसका भी स्क्वायर विच इज़ 33 स्क्वायर। तो हमारे पास सिर्फ 33 स्क्वायर बचेगा, विच विल गिव यू 33 आंसर। तो कितना जो भी आंसर आ रहा है, सपोज अब मुझे नहीं पता था कि इसकी यूनिट क्या है, तो जो भी यूनिट उन्होंने प्रोडक्ट में दे रखी हो, सपोज मीटर में दे रखा हो, डिस्टेंस दे रखा हो, या कुछ भी दे रखा हो, उतनी यूनिट्स जो भी इसकी यूनिट्स होंगी, तो 33 यूनिट्स जो है आपको इसका आंसर मिल जाता है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, न्यूमेरिकल्स लेंगे, और वेक्टर्स के, क्रॉस प्रोडक्ट के और डॉट प्रोडक्ट के मिसलेनियस क्वेश्चंस लेंगे। सो थैंक यू।